जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, केवल और केवल अपने स्वार्थ के चलते, अपनी संकुचित वृत्ति के चलते हमारे इस पुण्य भूमि के ये जो 500, 600, 700 साल के ये जो सपूत है ना, ये अब निस्तेज दिखाई दे रहे थे। वैसे देखा जाए तो आप भी मुझसे सहमत होंगे कि सन 612 से 2025 तक खुरासान में भगवा लहराने वाला हमारा एकमेव द्वितीय सम्राट था। उसका नाम था बाप्पाजी रावल। ये अकेला वो व्यक्ति है जिसने भगवा खुरासान तक ले लिया था। आज किसी को मालूम है? नहीं मालूम। हम उचित सम्मान बाप्पा जी को दे पाते हैं? हम नहीं देते मित्रों, ये हमारी चूक है। वैसे चूक से याद आया, कल मुझसे भी एक छोटी सी चूक हो गई। बोलते बोलते मैंने कहा था रिम माडेक और समरू, ये दो जवाहर के यहाँ पे सरकारी नौकर थे। ये तो मैंने सही बोला था, लेकिन वो धारा प्रवाह में मैंने रंजीत सिंह के बजाय नवल सिंह का नाम लिया था कि भाई ये दोनों नवल सिंह के साथ थे ना। असल में ये गोरे नवल सिंह की तरफ से मराठा और रंजीत सिंह से लड़ रहे थे। तो मुझे मित्रों थोड़ा सा माफ करना, लेकिन ये बताना जरूरी था क्योंकि मेरे से गलती हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन में लड़ाई जीतने के बाद में मराठों ने आगरे का किला तुरंत हस्तगत किया। वहां से फिर मथुरा गए। मथुरा में अपनी चौकियां वहां पे मथुरा में बिठा दी, मोमिनों को भगा दिया। कानड़े, शिंदे, होलकर, अब ये तीनों पुनः एक दिल से एकजुट होकर काम करने लगे। और जब एकता से काम होता है मित्रों, तो तुरंत परिणाम भी आह्लाददायक आने शुरू होते हैं। आए, मराठे जीतते जा रहे थे। हमारा ये नजीब का कुत्ता वो भी सूंघते सूंघते मथुरा के पास मराठा छावनी तक पहुंचा। फिर एक बार महादजी शिंदे के सामने ना जाकर होलकरों के तंबू में ये कुत्ता घुस गया। मित्रों देख लो इन मोमिनों की फितरत। हाँ, चाहे साल हो, चाहे शताब्दी गुजरे, कोई भी आप उठा लो, ये ऐसे ही रहने वाले हैं। नजीब बोल पड़ा, आपके साथ मैं भला कैसे बैर रख सकता हूं श्रीमंत। श्रीमंत मेरा शब्द है, ये नजीब ने नहीं कहा, लेकिन नजीब ने ये जरूर कहा कि मैं आपके साथ कैसे बैर रख भी सकता हूं। आपका हर मंसूबा मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। आपका अंतर्वेदी का क्षेत्र फिर से आपसे मैं जोड़ के दे सकता हूं। बंगश का बंदोबस्त आप चाहे वैसा मैं करने को तैयार हूं। यानी बंगश को भी आपके लिए मैं निपटा सकता हूं। दिल्ली का समाधान करने के लिए तो मैं पहले से तैयार था। अल तकैया एट इज बेस्ट। चिरकुट अब आया अपनी असली औकात पे। नजीब को शिंदे से आज भी प्रचंड डर लग रहा था। शिंदे के सामने जाने की हिम्मत अभी भी नजीब नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि शुक्रताल में 10 साल पहले इतिहास में जो उसने कांड किया है ना दत्ताजी शिंदे के साथ, वो कुकर्म कोई अभी तक नहीं भूल पाया था। महादजी शिंदे तो बिल्कुल नहीं। अब महादजी शिंदे और बाकी की दुनिया तो छोड़िए,
स्वतः नजीब उसको भूल नहीं पाया था। नजीब के जाने के बाद महादजी ने होलकर और कानड़े को दो टूक फिर से कह दिया, सियार पे विश्वास रखो, पर ये हरामी मोमिनों की बातों पे विश्वास कभी मत रखो। मैं तो कहता हूं नजीब को पुनः अपने कब्जे में ले लो, यानी अंदर कैद में डाल दो। सीधा महादजी का कहना यह था कि भाई योगी जी की भाषा में उसकी डेंटिंग पेंटिंग कैद में अच्छी तरह से हो जाएगी। महादजी ने नहीं कहा, ये मैंने जोड़ा है। महादजी कहते हैं, पूर्व में भाऊ साहब ने जैसे मथुरा से दिल्ली पे चाल की थी, उसी क्रम में हम अभी चलेंगे। तुको जी का कहना मित्रों कुछ अलग था। तुको जी ने का कहना था कि भाई दिल्ली में बिना बादशाह के दिल्ली को कब्जाना यानी फिर सामान्य जनता का रोष बढ़ाने जैसा होगा। इन मासूम हिंदुओं को पता नहीं था मित्रों, नहीं पता था, मान्य करने की अवस्था में शायद वो नहीं थे कि सामान्य जनता के श्रेणी में ये दरिंदे जानवर आते ही नहीं थे, नहीं है, आज भी नहीं है। देखो आप क्या चल रहा है, आप भी मानोगे। कूड़े पे जो खाना खाता है ना, भीख भी नहीं, भिखारी से भी बदतर, जो कूड़े पे बैठ के खाना खाता है, उस मोमिन से अशराफ मोमिन तक सभी की आप सोच देखो, एक जैसी सोच होगी, एक जैसी। खैर, तुको जी के कहने में मित्रों वजन जरूर था, क्योंकि इतिहास भी ये हमें बताता है कि भाऊ के दिल्ली विजय के बाद ही ये रोहिलाखंड हो गया, अंतर्वेदी हो गया, हरियाणा का क्षेत्र हो गया, यहाँ की सामान्य जनता का विरोध थोड़ा सा तेज होता हुआ हमें आज भी दिखता है। तो तुको जी के बातों में वजन जरूर था। ऊपर से दिल्ली में वो षड्यंत्रकारी मोमिना नागिन भी थी ना, अभी तक वो जिंदा थी। मलिक जमानी उम्मीद का हवाला देके ये सभी जानवरों को एक साथ करने की उसकी क्षमता थी, उसने वो दिखाई है 10 साल पहले। दूसरी तरफ उत्तर भारत में मदरसे में, मज़ारों में, जुम्मे की किताबों में ये हमारे चिरकुट मुल्ला मौलवी की अंट शंट बकवास लगातार जारी थी। सूफी दरिंदे तो उत्तर प्रदेश के हर गांव का कूड़ा कचरा उठाने के लिए घूम रहे थे, बताओ। और परिस्थिति 10 साल पहले भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही थी। स्वयं बादशाह शुजा के साथ अंग्रेज को मिला के सीधा दिल्ली पे भी आ सकता था, ये भी शक्यता चर्चा में जताई गई। इन सबके पर्याय तुको जी होलकर ने सुझाए। तुको जी ने कहा, इससे अच्छा तो ये होगा कि मराठे चंबल, अंतर्वेदी, रोहिलाखंड, आगरा, मथुरा, यहाँ पे जो अपनी नींव कमजोर हो गई है, हम उसे पहले मजबूत करते हैं। उसमें रोहिलाखंड और अंतर्वेदी में नजीब हमारे काम आ सकता है। इस 2 दिन के मैराथन चर्चा के बाद महादजी के पर्याय को नकार के मराठों ने अंतर्वेदी जाने का निश्चय कर लिया। इतने में पुणे से भी नजीब के पक्ष में पत्र आया, तो ये लोग अंतर्वेदी जाने का निश्चय कर चुके। अप्रैल 1770 के अप्रैल में मथुरा से जमुना पार करके मराठे अंतर्वेदी में घुसे। वहाँ फर्रुखाबाद के बंगश, आपने कहा था, आपको पता होगा, मैंने बंगश के बारे में आपको बताया है। पानीपत से पूर्व 1760 में मित्रों उसके रियासत के 16.5 जिले, परगना कहे,
16.5 जिले बंगश ने मराठों के सुपूर्द किए थे पूर्व में, और इस करार का उसने एक ताम्रपट भी बनवा दिया था। लेकिन जैसे 1761 में पानीपत हुआ, बंगश भी घूम गया। पानीपत के बाद बंगश ने उस करार को रद्द भी किया, शायद ताम्रपट भी पिघलवा दिया, क्योंकि ताम्रपट का बाद में कोई रेफरेंस नहीं मिलता। रामचंद्र कानड़े ने तुरंत अहमद बंगश से उन 16.5 जिलों की मांग कर डाली। अहमद शाह बंगश ने पत्र को उत्तर देना भी मुनासिब नहीं समझा। ये कीमत थी उत्तर भारत में मराठों की। मराठों ने अपनी छावनी अब बंगश के इलाके में गंगा पार राम घाट पे लगाई थी, और उससे थोड़ी ही दूर बंगश की भी छावनी थी। वर्षा ऋतु था, उत्तर प्रदेश था, तो वर्षा ऋतु की वजह से सारा इलाका पानी से पूरा भर गया था। वो 1770-71 की बात मित्रों में कर रहा हूँ, ना कि 1760-61 की, क्योंकि दोनों 10 सालों में कोई फर्क आया ही नहीं था। जैसे भाऊ और वो गोविंदराव बुंदेला का हुआ ना, वही हाल शिंदे होळकरों का इस वर्षा ऋतु में हुआ। लेकिन इस बार वो शुक्रताल में फंसे दत्ताजी शिंदे का अनुभव मराठों के पीछे था, तो मराठे थोड़े होशियार हो गए थे। बंगश भी नजीब के साथ कटकपट में पूरे वर्षा ऋतु में व्यस्त रहा था। सीधी बात, वो तो वही करेंगे। एक पत्र अंतर्वेदी से मित्रों पुणे पहुंचा। जैसे ये अंतर्वेदी का पूरा हाल उस पत्र में पुणे ने पढ़ा, तो पुणे में यहाँ चिंता लोगों को सताने लगी। अब 10 साल पहले भी ये चिंतातुर चेहरे थे, वही चिंतातुर चेहरे 10 साल के बाद भी थे। पेशवा ने पुणे से तुरंत 30,000 की फौज भेजने का निश्चय कर लिया। कानड़े भी समय रहते बड़े आराम से, युक्ति से और अपनी बुद्धिमत्ता से इन सारे, मैंने कहा ना 75,000 के आसपास मावले थे पूरे, इन सबको टुकड़ियों में बांटा और टुकड़ियों में मावलों को आराम से यमुना पार पहुंच के सुरक्षित जगह पे रख दिया। थोड़े दिन बाद मुड़ के वहां से मराठे इटावा गए। इटावा में जीत हासिल की और वहां पे भी अपनी चौकियां बिठाई। इस बार यश मिल रहा था ना। पता है क्यों मिल रहा था? मैंने ऊपर कहा था ना, वही कारण है। तन मन से इन तीनों ने दिखाई हुई एकता और निश्चित किया हुआ लक्ष्य, ये उसके कारण मुझे लगते हैं कि जहां जहां भी ये तीनों गए 69-70 के बाद, वहां पे उन्होंने यश संपादित किया। तुकोजी और नजीब के संबंध तो अच्छे हो गए थे, ये हमने देख लिया। लेकिन महादजी ने क्या किया? महादजी ने बड़े खूबसूरती से नजीब के सबसे बड़े लौंडे जाबेता को मराठे छावनी में जामीन के तौर पे अपने यहाँ पे रख लिया। तब मराठे, जैसे मैंने ऊपर कहा कि गंगा पार थे, 31 अक्टूबर 1770 को गंगा पार मराठे थे। वहीं उनको एक खबर मिली कि भाई 15 साल से मच्छरों की तरह मराठों को सताने वाला, मराठों को डसने वाला ये चिरकुट पठानी मोमिन नजीब रास्ते में मर गया। ये वो खबर मराठों को पहुंची। मराठों ने उस दिन रात को विजयोत्सव मनाया। अब बताइए, वंदे मातरम।